अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहदुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक भारत में यूजीसी नेट की श्रृंखला चल रही है। ये उसी क्रम में जो है 15वीं वीडियो है। आज का जो टॉपिक है हमारा हड़प नीति हो गई या राज्य लोक सिद्धांत हो गया या व्यपगत की नीति क्या है, इसके बारे में करना है। हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन, ये हमारे हैंडल का नाम है। अगर आप जो है पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप जाकर देखें, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं और हर टॉपिक एक जो टॉपिक है दूसरे से कनेक्ट है। हर जो हमारी प्रीवियस वीडियो होगी वो आने वाली अगली वीडियो से कनेक्ट होगी। जितनी भी हमने यूजीसी नेट के डायरेक्ट जो सिलेबस में दे रखी थी वो पूरी हम जो है टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कराने का एक संकल्प उठाया है। तो आज का जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति या राज्य लोभ सिद्धांत। ये है क्या? तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने भारत में 3 तरीकों से, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 3 चीज़ों से जो है उन्होंने शासन करा था। पहली जो थी वो किंगशिप की थ्योरी थी, ठीक है, किंगशिप की थ्योरी थी। दूसरी थी सहायक संधि और तीसरी थी यही वाली जो हम पढ़ेंगे आज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन 3 नीतियों के तहत में उन्होंने पहले तो शासन किया है। पहले तो उन्होंने जो है इसे हटाकर उसे जो है नवाब बनाया, उसे हटाकर इसे नवाब बनाया, ठीक है, जो उनका मर्जी का होता था उसे बना देते। दूसरी में सहायक संधि, जो मैंने आपको द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया जो बुक पढ़ाई थी पैरामाउंसी वाली वीडियो में, नहीं देखी आपने तो वो जाके देखें, वहाँ पर डिटेल में कवर कर रखा है। फिर आप इधर आए तो उसमें मैंने बताया था कंपनी जो है 5 भागों में संघर्ष करती है, कैसे कैसे संघर्ष करती है और कैसे कैसे भारत में अपने क्षेत्र का जो है विस्तार करती है, उस वाली वीडियो में बताया था। अब जो है जो हमारा जो नेक्स्ट है व्यपगत का सिद्धांत। अब व्यपगत का सिद्धांत अगर तुम्हें देखना है तो इसे किसके अंदर रखेंगे? ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 1813 टू 1858, 1813 से लेके 1858 के बीच में, यही जो है डलहौजी का टाइम पीरियड आ जाएगा। 1848 से 1856 के बीच में, 56 में लॉर्ड कैनिंग आएंगे। अगर आपने गवर्नर जनरल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी वीडियो चले, बिल्कुल आसान तरीके से हमने जो है पूरा जो है गवर्नर जनरल की वीडियो में कवर कर रखा है। आप सिर्फ 1 या 2 बारी वीडियो देख लेंगे, 2 से आपको तीसरी बार नहीं देखनी पड़ेगी, आपको सारे गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो अब आप जो है ये जो मैंने पहले क्या लिखा था, दी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 टू 1858 में, इसमें क्या था, एक बड़ी रियासतों में कौन आती थी? हैदराबाद का निजाम हो गया, किंग ऑफ कश्मीर हो गया, ठीक है, और भी जो बड़ी बड़ी रियासतें होंगी। दूसरी में आएंगी मध्यम श्रेणी के रजवाड़े, ठीक है, मध्यम श्रेणी के रजवाड़े जो बीच बीच वाले होते थे, इन पे तो ब्रिटिश का इतना वो चलता नहीं था, ठीक है। और मध्यम श्रेणी के जो रजवाड़े, इनसे तो वो मित्र कर लिए थे, जैसे हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे, तो इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने से भी बचते थे वो मध्यम श्रेणी के रजवाड़े। और जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता कहाँ है? तीसरी श्रेणी वाले जो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, वहाँ पर बिना कंपनी की सहमति के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकते थे। यानी अगर आपको कोई भी, जैसे मतलब कि जितने भी डिपेंडेंट राज्य हैं, ठीक है, तो वो आप जो बिना ब्रिटिश की कंपनी के सहमति के लिए आप, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई है जिसका पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं है तो उसने क्या कर लिया? गोद लिया पुत्र को कहते हैं दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र को जो है वैधानिक जो है अधिकार नहीं दिया जाएगा, उस राज्य को जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। क्यों मिला लिया जाएगा? क्योंकि उसका जो है वो उत्तराधिकारी रियल नहीं है, उसने गोद लिया हुआ है। इसी बात को जो है लेकर बहुत बड़ा विवाद चला हुआ था। अब हम समझेंगे कि डलहौजी ने, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 1813 से 1858 का जो टाइम पीरियड है वो जो है हमारा पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन में आएगा। अगर हम उसे देखेंगे, उपनिवेशवाद के संदर्भ में देखेंगे, तो ये हमारा औद्योगिक पूंजीवाद का चरण होगा, जो कि विनिर्मित वस्तुओं का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहेगा। यहाँ पर जो है अधिक से अधिक जो है भारत से जो है खूब लूटमार होएगी। तो अब इसमें जो है उनकी नीति बदलेगी। पहले वो जो होता है किसी को जो है डायरेक्ट जो है कब्जा नहीं कर रहे थे, अब जो है वो कब्जा करते ही चले जाएं, क्योंकि उन्हें अपनी वस्तुएं बेचनी है, जो ब्रिटेन में माल बन रहा है वो उन्हें बेचना है, इसलिए वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में जो है वो बहुत सारी जो है नीतियाँ आएंगी। मैंने आप इससे जो पहली वीडियो में बताया था कि हैदराबाद का निजाम जो है 1798 में, 1799 में मैसूर का राज्य, 1801 में अवध का राज्य, 1802 में पेशवा चला जाता है, फिर 1800
लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे जो है आंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है, और एलन में उसके बाद है, उसके बाद टाइम पीरियड जो आएगा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे जो है एंग्लो गोरखा युद्ध होता है। ठीक है, एंग्लो गोरखा युद्ध, ध्यान रखना गलती हो गई एक बार, एंग्लो गोरखा जो युद्ध होता है वो किसके टाइम पर पीरियड में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में होता है। एंग्लो गोरखा, गोरखा यानी कि नेपाल को कहते थे। तो इन सबको जो है धीरे धीरे मिलाते चले जाएंगे। 1818 में आप देखोगे, 1818 में जब आप देखोगे जितने भी नेता हैं वो सबने क्या है, एक विस्तारवादी नीति अपनाई है। ठीक है, चाहे वो कोई भी आए भाई, चाहे वो हेस्टिंग हो, चाहे एमस्ट हो, चाहे बेंटिक हो, चाहे ओकलैंड हो, चाहे एलन ब्रो हो। ठीक है, इसी में हम 1839 से 1842 में जो है अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो फॉरवर्ड पॉलिसी होगा, उसमें जो है हम अफगान युद्ध कवर करेंगे, कैसे कैसे वहाँ पर ब्रिटेन ने जो है अपना करा हुआ था। तो अब हमें जो है डलहौजी की नीतियों के बारे में जानना है। तो डलहौजी की नीतियाँ हैं क्या? डलहौजी की नीतियों को हम 3 तरीकों से पढ़ेंगे, ध्यान रखना कितने तरीके से, 3 तरीके। पहला, युद्ध के माध्यम से, उसने जो है 3 तरीके से जो है भारत में राज्यों का विस्तार किया है। पहला युद्ध के माध्यम से करा है, दूसरा विचारधारा के माध्यम से, और तीसरा जो है कुशासन के आरोप में। ठीक है, कुशासन के आरोप में। तो सबसे पहले युद्ध के माध्यम से हम देखेंगे, जो राज्यों को उसने युद्ध के माध्यम से जो है भारत में मिलाया उनके बारे में जो है हम करेंगे। तो युद्ध के माध्यम से जो मिलाए जाने वाले राज्य थे उनमें जो है सबसे पहला जो राज्य आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, 1849 में पंजाब। फिर 1850 में जो है सिक्किम को भी मिला लेता है, 1852 में लोअर बर्मा को मिला लेता है, और आगे चल के फिर पूरे बर्मा को भी कर लेता है। 1853 में जो है बरार को मिलाता है। तो ये उसने युद्ध के माध्यम से मिलाए थे। ठीक है, जिनमें भाई उनका नहीं चल पाई उनकी, तो उन्होंने क्या करा, युद्ध करा, युद्ध लड़के जो है उन्हें अपने हिस्से में कर लिया। कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर जो है उन्होंने विचारधारा के माध्यम से उन्हें अपने में मिलाया। ठीक है, विचारधारा माध्यम से यानी व्यपगत के सिद्धांत थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत कहीं दत्तक पुत्र ना होना, कहीं को जो है इंटरफेयर करना बीच में। ठीक है, विचारधारा के माध्यम से जो है उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो इनमें सतारा आता है, जेतपुर आता है, संबलपुर आता है, उदयपुर आता है, झांसी आता है, नागपुर आता है। इनका एक बार आप क्रम देख लेना, ये जितने भी राज्य हैं, जेतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इनका क्रम जो है पेपर में कई बारी जो है सीक्वेंस पूछा गया है, ये कैसे कैसे जो है कुछ किस सीक्वेंस में आते हैं। अगर आपको जो है सीक्वेंस याद रखना है तो मैं आपको बताऊँ तो लिखवा भी दूँ, चलो लिखवा ही देता हूँ। 1848 में जो है हमारा सतारा आ जाएगा, 1849 में हमारा जेतपुर और संबलपुर। ठीक है, जेतपुर और संबलपुर आ जाएगा, संबलपुर। और 1850 में हमारा बघाट आ जाएगा, 1850 में बघाट आ जाएगा, 1850 में बघाट आ जाएगा। 1852 में उदयपुर आ जाएगा, 1852 में उदयपुर हो जाएगा। 1853 में झांसी है, और 1854 में नागपुर। ठीक है, नागपुर। अब आप देखेंगे कि विचारधारा के माध्यम से कितने राज्यों को इन्होंने जो है अब उसमें मिलाया है। तो आप ये जो सब ये देख रहे हैं, ये जितने भी राज्य हैं, इनका क्रम जो है यूजीसी नेट के पेपर में जो है कई बार पूछा जा चुका है कि बघाट अगर 1849 में जेतपुर, संबलपुर, 1850 में बघाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर। और जो लास्ट में बचता है वो होता है कुशासन के आरोप में। यहाँ से भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला, कई बार जो लोग जो है इसे भी उसी में लगा देते हैं। तो ये याद रखना, इसे युद्ध के माध्यम से नहीं, इसे कुशासन के आधार पर, कि यहाँ पर जो है शासन का संचालन सही नहीं हो रहा है, तो इस आधार पर जो है इसका जो है विलय हमने किया है। तो कुशासन के आधार पर मिलाया जाने वाला जो राज्य था वो अवध था। मैं आपको बताऊंगा अवध में हुआ क्या था। जो वहाँ का तब वाजिद अली शाह था। ठीक है, वाजिद अली शाह कैसे वहाँ से उनका शासन छीना जाता है, कैसे जो है उन्हें वहाँ से हटा के जो है भेज दिया जाता है, और आगे चलकर जो है अवध को भी कुशासन के आधार पर जो है मिला लिया जाता है। इतने सारे विलय करने के बाद में, ठीक है, अगर मैं आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताऊं तो आप दोबारा देख लीजिए क्रमबद्ध तरीके से। जब 1813 से 23 का जो टाइम पीरियड शुरू होता है, इसमें सबसे पहले 1814 से 16 तक प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, जिसमें सुगोली की संधि होती है और नेपाल को जो है मिलाया जाता है। फिर लॉर्ड एमस्ट आता है, लॉर्ड एमस्ट जो है बर्मा को मिलाता है, जिसमें यानदूबी की संधि होती है 1824 से 26 के बीच में। 1830 में कछार, 1831 में मैसूर, 1835 में जयंतिया, इन सबको जो है लॉर्ड विलियम
के टाइम पीरियड में मिलाया जाता है। फिर 1836 से 42 तक मैंने आपको ऑकलैंड का टाइम पीरियड बताया था, इसमें ही प्रथम अफगान युद्ध होता है। 1842 से 44 तक जो है एलन ब्रो का टाइम आता है, उसमें जो है सिंध का विलय होगा। किसका विलय होगा? सिंध का विलय होगा। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड आ जाएगा 1845 से 46 तक, इसमें लाहौर को जो विलय किया जाएगा। फिर इसके बाद में जो हम ये व्यपगत का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मैं आपको जब इतिहास पढ़ाऊंगा ये पूरा जो है सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे लिखा हुआ है, अभी जो है मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो फिर जो डलहौजी आएगा तो वो तो जो है पूरे भारत का जो है मानचित्र को ही शीघ्रता से बिल्कुल ही बदल देगा। बिल्कुल मानचित्र का जो है नक्शा ही बदल जाता है। कई बार क्वेश्चन भी जो है ये पूछा जाता है कि डलहौजी ने ब्रिटिश के मानचित्र को इतनी शीघ्रता से बदल दिया जो केवल युद्ध के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो युद्ध के माध्यम से केवल वो इतना बड़ा जो है साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाता, इसलिए उसने जो है विचारधारा का भी सहारा लिया, मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का भी सहारा लिया। इतने सारे जो है राज्यों को विलय करने के बाद जो है इतनी सार राज्य में जो है इतनी अफरा तफरी मची है, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हो गई। उसके जाते ही उसके डलहौजी के टाइम जाते ही जो है इतना ज़्यादा वो मचा के गया था, रायता फैला के गया था कि 1857 की जो है क्रांति हो गई। इंग्लैंड वो जाता है और इधर जो है क्रांति हो जाती है। 1857 का विद्रोह, जिसे महाविद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। किन किन विचारकों ने इन पर क्या क्या टिप्पणियां की 1857 के विद्रोह पर, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, तो ये आज की जो वीडियो थी वो हमारी लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति या राज्य लोप सिद्धांत के ऊपर थी। आप मुझे आशा है कि आपको जो है वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा, समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई हो तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था ये व्यपगत का सिद्धांत था। हर टॉपिक जो है एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हमारे इसे पढ़ाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप जो है सोचने और समझने वाले प्राणी बन जाएं और आप जो है अपने आप निर्णय ले लें। आपको जो है मॉडर्न के साथ मिडिवल, एंशिएंट, ये सारी जो है मैं टर्मिनोलॉजी आपको जो है पढ़ाऊंगा। हम पूरा एक सीक्वेंस के तहत इतिहास का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। आप जो है हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।